नमस्कार। रात के सन्नाटे में जाग रहे दोस्तों, मैं हूं आरजे कबीर। मुंबई के एक पॉश इलाके में 24वीं मंजिल पर बने एक साउंड प्रूफ अपार्टमेंट के अंदर रात के 3:33 हो रहे थे। वेदांत कुलकर्णी, एक ऐसा इंसान जो आवाजों की दुनिया का बादशाह माना जाता था, इस वक्त किसी पागल जानवर की तरह अपनी ही रची हुई दुनिया को कैद करने में लगा था। उसके हाथ में एक मोटे काले रंग का इंडस्ट्रियल डक्ट टेप था। चर चर की तीखी आवाज के साथ वो स्टूडियो के दरवाजे की हर एक दरार को पाट रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन वह पलक झपकाने से भी डर रहा था। उसने दरवाजे के नीचे की होल पर, यहां तक कि वेंटिलेशन शार्ट पर भी टेप की कई परतें छजा दी थीं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी धड़कन किसी हथौड़े की तरह कानों में बज रही थी। अचानक कंसोल पर रखे दो विशाल स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर, जो उसने मेन पावर से अनप्लग कर दिए थे, अपने आप हिंदा हो उठे। एक लाल खूनी रोशनी पावर इंडिकेटर पर जल उठी और फिर वो आवाज आई। वह किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, बल्कि स्पीकर के डायाफ्राम को चीरते हुए हवा में तैर रही थी। एक उल्टी भारी और बेहद प्राचीन गूंज, जैसे सैकड़ों गले मिलकर किसी शैतानी मंत्र का उच्चारण कर रहे हों। वेदांत ने कानों पर हाथ रख लिए और कोने में दुबक गया। लेकिन तभी जिस दरवाजे को उसने अभी अभी 3 लेयर टेप से सील किया था, उसका हैंडल धीरे से नीचे हुआ। टेप तने खींचे और एक भयानक चटाक की आवाज के साथ बीच से फट गए। दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से खुला और सामने सिर्फ अंधेरा था। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले, उस अंधेरे की गहराई को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी। हमें उस खामोशी को सुनना होगा जो शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। ये कहानी है वेदांत कुलकर्णी की। 34 साल, पेशे से एक साउंड डिजाइनर और फोली आर्टिस्ट। एक ऐसा आदमी जो मानता था कि इस दुनिया में न भगवान है, न शैतान, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। हर चीज एक तरंग है, एक आवान है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ आवाज़ें कानों के लिए नहीं, रूह को गलाने के लिए होती हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई के शोर से बहुत दूर, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, स्पीति वैली के बंजर और जानलेवा सन्नाटे में। वेदांत अपनी स्कॉर्पियो के स्टीयरिंग व्हील को कसकर पखे हुए था। गाजी के टायर पथरीले और उब खाब रास्तों पर जूझ रहे थे, जैसे कोई थका हुआ जानवर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। बाहर का तापमान 0 से भी 15 डिग्री नीचे था। स्पीति घाटी, जिसे अक्सर मध्य भूमि कहा जाता है, भारत और तिब्बत के बीच का एक ऐसा टुकड़ा जिसे समय ने भुला दिया था। यहाँ की हवा इतनी पतली थी कि फेफड़ों को ऑक्सीजन खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वेदांत के साथ पिछली सीट पर रोहन बैठा था, जो अपने कैमरा लेंस को सान कर रहा था, और बगल की सीट पर अनन्या बैठी थी, जो नक्शे में सर खपाए हुए थी। वे यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे, द लॉस्ट साउंड्स ऑफ हिमालय। हिमालय की खोई हुई आवाज़ से वेदांत का मकसद था पहाड़ों की उस गूंज को रिकॉर्ड करना जो सदियों से इन वादियों में कैद है। लेकिन उनकी मंजिल कोई साधारण गांव नहीं था। वे जा रहे थे ढंकर के पास स्थित एक गुमनाम खंडहर हो चुके मठ गोम्पा की ओर, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने बात करने से भी मना कर दिया था। गाजी का इंजन गुर्रा रहा था, लेकिन बाहर का सन्नाटा उस शोर को निगल रहा था। ये सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। ये एक शिकारी जैसा सन्नाटा था जो अपने शिकार को देख रहा हो। गाजी एक संकरे मोड़ पर आकर रुकी। आगे का रास्ता इतना तंग था कि गाजी का जाना नामुमकिन था। यहां से उन्हें पैदल जाना था। वेदांत ने इंजन बंद किया
अचानक जैसे ही इंजन की ढक्कन रुकी, घाटी का सन्नाटा उन पर टूट पड़ा। हवा की साएं साएं किसी के रोने जैसी लग रही थी। वेदांत ने अपना गियर बैग उठाया। इसमें उसका सबसे कीमती खजाना था, एक जूम फाटन मल्टी ट्रैक फील्ड रिकॉर्डर और एक सेनहाइजर MKH 416 शॉटगन माइक्रोफोन। उसके लिए ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये उसके कान थे, जो वो सुन सकते थे, जो इंसानी कान नहीं सुन पाते। तीनों ने चचाई शुरू की। हवा में गंधक सल्फर और पुरानी सूखी हुई मिट्टी की गंध थी। हर कदम पर बजरी के पीसने की आवाज करच करच गूंज रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, सूरज ढलने लगा था और पहाड़ों की परछाइयां लंबी और काली होती जा रही थी, जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा रहा हो। करीब 1 घंटे की खजी चाय के बाद वो खंडहर उनके सामने था। ये मठ पहाड़ की एक चट्टान पर ऐसे लटका हुआ था जैसे उसे जबरदस्ती वहां चिपकाया गया हो। दीवारें काली पाड़ चुकी थीं और खिड़कियों के नाम पर सिर्फ अंधेरे छेद थे, जो किसी खोपड़े की खाली आंखों की तरह घूर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसे निषिद्ध क्षेत्र कहा था। गांव के एक बूढ़े लामा ने वेदांत को चेतावनी दी थी, वहां पत्थर भी सुनते हैं। जब हवा रुक जाए तो तुम भी रुक जाना, वरना जो सुनोगे वो साथ ले आओगे। वेदांत ने तब उस बात पर सिर्फ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी थी। वह एक वैज्ञानिक दिमाग का आदमी था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास था। उसने अपने हेडफोन सोनी MDR 7506 कानों पर लगाए और रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। वेदांत ने रिकॉर्ड बटन दबाया। हेडफोन के लिए दुनिया बदल गई। अब उसे हवा की हर परत सुनाई दे रही थी। सूखी घास के आपस में रगड़ने की सरसराहट, सैकड़ों मीटर नीचे बहती हुई नदी का मध्यम शोर और रोहन के भारी जूतों की धमक, वह दुनिया को हाई डेफिनिशन ऑडियो में सुन रहा था। वे मठ के मुख्य प्रांगण में दाखिल हुए। यहाँ एक अजीब सी गंध थी, जैसे बासी घी के दिए और सहे हुए फूलों का मिश्रण। बीचों बीच एक विशाल प्रेयर व्हील पचा था, जो अपनी धुरी से टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था। आमतौर पर मठों में शांति का एहसास होता है, लेकिन यहाँ की हवा में एक भारीपन था, एक दबाव जो कनपटी पर महसूस हो रहा था। वेदांत का मीटर दिखा रहा था कि यहाँ का नॉइस फ्लोर असामान्य रूप से कम है, लगभग 0। यह अप्राकृतिक था। प्रकृति में पूर्ण सन्नाटा कभी नहीं होता। अनन्या ने इशारे से उन्हें एक छोटे से गलियारे की तरफ बुलाया। वह गलियारा मुख्य प्रार्थना कक्ष सांक्टुम की ओर जाता था। वहां पहुंचते ही तापमान अचानक 10 डिग्री और गिर गया। वेदांत के मुंह से निकल रही भाप अब घनी कोहरे जैसी हो गई थी। अंदर घोर अंधेरा था, जिसे सिर्फ रोहन की टॉर्च की रोशनी काट पा रही थी। दीवारों पर बने भित्ति चित्र मुरल समय के साथ मिट चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक बाकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र दीवार के अंदर नहीं, बल्कि दीवार के पीछे से झांक रहे हो। कमरे के आखिर में एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर एक विशाल नक्काशी बास रिलीफ बनी हुई थी। यह कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं थी। ये एक विकृत चेहरा था, जिसका मुंह बहुत बड़ा और खुला हुआ था और उसके गले के अंदर से सिहियां नीचे जा रही थीं। अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा, द्वार भेदन, द ओपनिंग ऑफ द डोर्स। वेदांत को इन मूर्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान एक आवाज पर अटक गया था। जैसे ही वे उस नक्काशी के करीब पहुंचे, उसके हेडफोन में एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी आने लगी। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। उसने अपना माइक्रोफोन उस नक्काशी के खुले हुए मुंह की तरफ बढ़ाया। मीटर की सुई नीडल हल्का सा हिली। वहां एक ड्राफ्ट था, हवा का एक झोंका जो पत्थर के उस मुंह के अंदर से आ रहा था। लेकिन यह हवा बाहर नहीं आ रही थी, यह हवा अंदर की तरफ खींच रही थी। सक्शन। वेदांत ने
गेन गेन बढ़ाया। अब उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ वैसी थी जैसे कोई बहुत दूर किसी गहरे कुएं के नीचे से धीमी आवाज़ में कुछ गा रहा हो। ओम ह्रीं द्वारम उद्घाटय। वेदांत का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या ये उसका वहम था? उसने रोहन की तरफ देखा, लेकिन रोहन अपने कैमरे के लेंस को बदलने में व्यस्त था। वेदांत ने अपनी सांस रोक ली ताकि उसकी अपनी सांसों का शोर रिकॉर्डिंग खराब न करे। उसने माइक्रोफोन को और करीब उस पत्थर के होंठों के बिल्कुल पास कर दिया। आवाज़ अब और साफ थी। ये एक सुर नहीं था, ये कई सुरों का एक जटिल कॉर्ड था। एक लो फ्रीक्वेंसी हम जो लगभग 19 हर्ट्ज के आसपास थी। इंफ्रासाउंड जो कानों को सुनाई नहीं देती लेकिन शरीर में घबराहट पैदा करती है। वेदांत को अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके पेट में मरो उठने लगी, लेकिन एक अजीब से आकर्षण ने उसे जक रखा था। एक पेशेवर साउंड इंजीनियर के तौर पर उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा टेक्सचर कभी नहीं सुना था। ये आवाज़ ऑर्गेनिक थी, गीली थी, जैसे मांस और खून के आपस में रगड़ने से पैदा हो रही हो ना, कि पत्थर और हवा से। वेदांत, हमें चलना चाहिए, अनन्या की आवाज़ हेडफोन में किसी विस्फोट की तरह गूंजी। वेदांत चौंक गया। उसने देखा कि अनन्या का चेहरा सफेद पार चुका है और वह अपने गले के ताबीज को जोर से पकड़े हुए है। सूरज डूब चुका है वेदांत, लामा ने कहा था। वेदांत ने झुंझलाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। सिर्फ 1 मिनट और वह बुदबुदाया, मुझे यह बेस बैस कैप्चर करने दो। ये अविश्वसनीय है। उसने रिकॉर्डर का सैंपल रेट बढ़ाकर 192 हेर्ट्ज कर दिया ताकि वह अल्ट्रासोनिक ध्वनियों को भी पक सके जो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में सुनाई देंगी। जैसे ही उसने ये किया, हेडफोन के अंदर की दुनिया बदल गई। वह धीमी गुनगुनाहट अब एक चीख में बदल गई थी, लेकिन ये चीख दर्द की नहीं थी। ये एक उन्मादी हिंसक आमंत्रण थी। अचानक उस पत्थर के मुंह से हवा का रुख बदला। जो हवा अब तक अंदर खींच रही थी, वो एक झटके के साथ बाहर निकली और उस हवा के साथ एक गंध आई, सड़े हुए मांस और पुराने लोहे की गंध। वेदांत के माइक्रोफोन का विंडशील्ड डेड कैट बुरी तरह फथफाने लगा। ऑडियो मीटर लाल निशान रेड पीकिंग को छूने लगा। क्लिपिंग होने लगी। ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी, ये एक शारीरिक हमला था। वेदांत को लगा जैसे किसी ने अदृश्य उंगलियां उसके कान के पर्दों के अंदर डाल दी हों। उसने तुरंत हेडफोन उतार कर फेंक दिए। क्या हुआ? रोहन ने घबराकर पूछा। टॉर्च की रोशनी वेदांत के चेहरे पर डाली। वेदांत हाँफ रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, जबकि तापमान जमा देने वाला था। कुछ नहीं, वेदांत ने झूठ बोला, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। शायद कोई चमगादड़ था या हवा का दबाव। चलो पैकअप करते हैं। वे मठ से बाहर निकले। बाहर पूरा अंधेरा हो चुका था। चांद अभी तक नहीं निकला था और आकाश में तारे किसी ठंडी निर्दयी आंखों की तरह चमक रहे थे। उतरते वक्त वेदांत को बार बार लग रहा था कि उनके पीछे कोई चल रहा है। कदमों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन एक उपस्थिति थी, जैसे हवा का एक टुकड़ा उनके साथ साथ खिसक रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़ कर देखा, टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ पत्थरों की परछाइयां थीं। लेकिन एक साउंड इंजीनियर के तौर पर वो जानता था कि आंखें धोखा दे सकती हैं, कान नहीं। और उसके कान, जो अब हेडफोन से मुक्त थे, अभी भी एक बहुत ही धीमी बारीक सीटी की आवाज सुन रहे थे। वही फ्रीक्वेंसी, वही लेयर्ड हारमनी। ये आवाज बाहर वातावरण में नहीं थी, ये अब उसके सिर के अंदर बज रही थी, जैसे कोई धुन जो दिमाग में अटक जाती है। ईयरवर्म। लेकिन ये धुन नहीं थी, ये एक रास्ता था।
गाजी तक पहुंचते पहुंचते तीनों पूरी तरह से थक चुके थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। रोहन ने गाजी स्टार्ट की और स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स ने आगे के रास्ते को चीर दिया। जैसे ही गाजी आगे बढ़ी, वेदांत ने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला। वो चेक करना चाहता था कि फाइल सेव हुई है या नहीं। स्क्रीन पर हरी बत्ती जल रही थी। फाइल सेव्ड REC, एक गोम्पा वर्फ। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर रिकॉर्डर के डिस्प्ले पर गई। रिकॉर्डिंग बंद थी। मशीन स्टॉप मोड में थी, लेकिन ऑडियो लेवल मीटर की बार्स अभी भी ऊपर नीचे नाच रही थीं, जैसे कि रिकॉर्डर अभी भी कोई आवाज सुन रहा हो। बंद गाजी के अंदर पूरी तरह खामोशी के बीच वेदांत ने घबराकर केबल खींच दी। मीटर गिर गया। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक तकनीकी गैबजी है। शायद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक डर ने अपना घर बना लिया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे पहाड़ पीछे छूट रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था कि वे पहाड़ पीछे नहीं छूटे, बल्कि वे उसके साथ आ रहे हैं। उस छोटे से SD कार्ड के अंदर डिजिटल बाइनरी कोड्स, शून्य से एक्स के रूप में। उसने सिर्फ हवा की आवाज कैद नहीं की थी, उसने कुछ और ही कैद कर लिया था। उसने एक दरवाजा खटखटाया था और उस पार से किसी ने कुंडी खोल दी थी। गाजी घाटी के घुमावदार रास्तों पर रेंग रही थी, और उस सन्नाटे में वेदांत को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी अपनी सांस लेने की आवाज के साथ एक और सांस लेने की आवाज सिंक हो रही है। उसके ठीक बगल वाली खाली जगह से मुंबई की उमस भरी गर्मी और शोरगुल 24वीं मंजिल की उस डबल ग्लेज्ड खिड़की के बाहर दम तोड़ चुकी थी। वेदांत के स्टूडियो के अंदर का तापमान कृत्रिम रूप से 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में जो ठंडक दौड़ रही थी, उसका एयर कंडीशनर से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी एर्गोनोमिक कुर्सी पर अपनी पकड़ इतनी कस ली थी कि पोर सफेद पड़ गए थे। उसके सामने 3 बगी कंप्यूटर स्क्रीनें चमक रही थीं, जिन पर प्रो टूल्स का इंटरफेस खुला हुआ था। बीच वाली स्क्रीन पर वो ऑडियो फाइल रैक, एक गोम्पा वेव, एक हरे रंग की कांटेदार वेव फॉर्म के रूप में लेटी हुई थी। ये किसी मरे हुए सांप की तरह लग रही थी, शांत और स्थिर। लेकिन वेदांत जानता था कि इसके अंदर जहर अभी भी बाकी है। उसने एक घूंट पानी पिया, गला सूखा हुआ था। कमरे में सिर्फ हार्ड ड्राइव के घूमने की धीमी हम और उसकी अपनी घाई की टिक टिक सुनाई दे रही थी। स्पीति से वापस आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन वह सन्नाटा अभी भी उसके कानों में रुई की तरह फंसा हुआ था। उसने माउस पर अपनी उंगलियां जमाईं और स्पेस बार दबाया। स्टूडियो मॉनिटर्स यामाहा HS8 से आवाज बाहर निकली। वही हवा की सरसराहट, वही बजरी की चरमराहट जो उसने उस खंडहर मठ में सुनी थी। पहली बार सुनने में यह सब सामान्य लग रहा था, सिर्फ एम्बियंस। एक आम इंसान के लिए यह सिर्फ हवा का शोर था, लेकिन वेदांत एक साउंड इंजीनियर था। वह परतों में सुनता था। उसने अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिकी वेवफॉर्म पर गन्हा दिया। स्पेक्ट्रोग्राम पर रंगों का एक नक्शा बन रहा था। निचली फ्रीक्वेंसी गहरे लाल रंग में और ऊंची फ्रीक्वेंसी नीले रंग में। उसकी नजर 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच की पट्टी बैंड पर अटक गई। वहां कुछ था। हवा की आवाज रैंडम होती है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता। लेकिन यहां हवा के शोर के ठीक नीचे एक ताल थी, एक रिदम। ये बहुत सूक्ष्म थी, जैसे कोहरे के पीछे कोई धुंधली तस्वीर। वेदांत ने उस फ्रीक्वेंसी रेंज को आइसोलेट किया और बाकी सारे शोर को
डिजिटल रूप से काट दिया। अब कमरे में सिर से वह निचली परत गूंज रही थी। ये आवाज़ किसी मशीन की नहीं थी, ये घिसटने की आवाज़ थी, जैसे कोई भारी चीज खुरदरे पत्थर पर घसीटी जा रही हो। घिस घिस घिस। और हर घिसटने की आवाज़ के बीच एक सांस लेने की आवाज़ थी। वेदांत ने माथे से पसीना पोंछा। उसने एक प्लग इन खोला और ऑडियो की गति को 50% धीमा कर दिया। जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया, वह घिसटने की आवाज़ बदल गई। अब वह स्पष्ट थी। वह घिसटना नहीं था, वह उच्चारण था। शब्द थे, संस्कृत के नहीं, बल्कि किसी ऐसी भाषा के जो संस्कृत से भी पुरानी और बर्बर थी। शब्द गले से नहीं, बल्कि पेट की गहराइयों से निकल रहे थे। अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, यहां रुको, यहां रुको। वेदांत ने झटके से हेडफोन उतार दिए। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। क्या ये उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था? पैरिडोलिया। पारिडोलिया एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें इंसान रैंडम शोर में भी जाने पहचाने पैटर्न या आवाज़ें ढूंढने लगता है। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ थकान है। उसने कुर्सी पीछे धकेली और अपनी आंखें जोर से मलीं। तभी उसे एक गंध आई, बहुत हल्की लेकिन बहुत विशिष्ट। स्टूडियो पूरी तरह से सील था। बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती थी। फिर भी कमरे में मोगरा चमेली की खुशबू तैरने लगी। ये ताहे फूलों की खुशबू नहीं थी, ये उन फूलों की गंध थी जो किसी लाश पर चचाए जाने के बाद 2 दिन तक सहते रहे हों। मीठी, भारी और मतली पैदा करने वाली। वेदांत ने नाक सिकोई और इधर उधर देखा। शायद वेंटिलेशन डक्ट में कुछ फंस गया हो। वह उठा और कमरे के कोने में रखे डिफ्यूअर के पास गया। वह बंद था। गंध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अब उसमें गीली मिट्टी और सीलन की बदबू भी मिल गई थी, ठीक वैसी ही जैसी उस मठ के गर्भगृह संकटम में थी। वेदांत को लगा जैसे उसके पीछे कोई खशा है। गर्दन के पीछे के बाल खजे हो गए। वो तेजी से मुआ। पीछे कोई नहीं था। सिरे साउंड प्रूफिंग फोम, अकूस्टिक फोम से ढकी काली दीवारें उसे घूर रही थीं। पागल हो रहे हो तुम? वेदांत वह खुद बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज स्टूडियो की डेड अकोस्टिक्स में दब कर रह गई। उसने वापस काम पर लौटने का फैसला किया। उसे इस वहम को तर्क लॉजिक से हराना था। वो वापस कंसोल पर बैठा। उसने ऑडियो को रिवर्स करने का कमांड दिया। कई बार तांत्रिक मंत्रों या शैतानी आवाहों को उल्टा रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ही वे फॉर्म पलटी और उसने प्ले दबाया, स्पीकर से जो आवाज आई उसने उसके खून को जमा दिया। वह हवा का शोर अब हवा नहीं रहा था, वह एक सामूहिक चीख थी। हजारों औरतों की चीखें एक ही सुर में बंधी हुई थी, और उस शोर के बीच से एक साफ पुरुष की आवाज उभर कर आई, बिल्कुल साफ, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, जैसे कोई सीधे उसके कान में बोल रहा हो। द्वार खुल गया है। वेदांत उछल पड़ा। आवाज स्पीकर से नहीं आई थी, आवाज उसके पीछे से आई थी। बिल्कुल असली, बिल्कुल भौतिक, फिजिकल। ये किसी धातु के धातु से टकराने की आवाज थी। किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया था। वेदांत की कुर्सी का पहिया फर्श पर रह गया और वह पीछे मुआ। स्टूडियो का दरवाजा जो लिविंग रूम की तरफ खुलता था, बंद था। उसने उसे लॉक किया था। उसे ठीक से याद नहीं था, लेकिन वो हमेशा लॉक करता था ताकि काम करते वक्त कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो सांस रोके दरवाजे को घूरता रहा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। शायद एयर कंडीशनर के डक्ट में थर्मल एक्सपेंशन की आवाज थी। पुरानी इमारतों में ऐसा होता है। उसने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस गले में अटक गई। हैंडल हिला,
इस बार कोई भ्रम नहीं था। पीतल का भारी हैंडल धीरे धीरे नीचे की ओर घूर रहा था, बहुत धीरे, जैसे कोई बाहर खसा व्यक्ति ये नहीं जताना चाहता था कि वो अंदर आ रहा है। वेदांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अकेला रहता था। रोहन अपने घर पर था, अनन्या अपने हॉस्टल में। उसके पास चाबी की सिर्फ एक चोही थी, जो उसकी जेब में थी। तो बाहर कौन था? चोर। लेकिन चोर इतनी खामोशी से, इतनी धीमी गति से हैंडल क्यों घुमाएगा? हैंडल अपनी पूरी सीमा तक नीचे गया और फिर एक हल्की सी क्लिक के साथ लैच लैच अपनी जगह से हट गया। दरवाजा 1 इंच खुला। बाहर के लिविंग रूम की रोशनी बंद थी, इसलिए दरार में सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। वेदांत ने पास पटा एक भारी मेटल का माइक्रोफोन स्टैंड उठा लिया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी पकड़ मजबूत की। कौन है? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज फटी हुई और कमजोर निकली। कोई जवाब नहीं। सिरेज वो मोगरे की सही हुई गंध, जो अब इतनी तेज हो गई थी कि उसकी आंखों में पानी आने लगा था। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि फर्श उसके पैरों के नीचे धंस रहा है। वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने एक झटके में दरवाजा पूरा खोल दिया और माइक्रोफोन स्टैंड तान दिया। कोई नहीं था। लिविंग रूम खाली था। सोफा अपनी जगह पर था। टीवी की काली स्क्रीन पर स्ट्रीट लाइट का हल्का प्रतिबिंब पार रहा था। किचन का नल टपक रहा था, टप टप टप। वेदांत ने जल्दी से लिविंग रूम की लाइट ऑन की। सब कुछ सामान्य था। मेन डोर पर लगे गोदरेज के तीनों लॉक अपनी जगह पर लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं। कहीं कोई नहीं था। उसने माथे से पसीना पोंछा। हवा का दबाव, उसने खुद को तसल्ली दी। हाई राइज बिल्डिंग में हवा का दबाव दरवाजे खोल देता है। ये एक बेतुका तर्क था, क्योंकि खिड़कियां बंद थीं, लेकिन उसे इस तर्क की जरूरत थी। उसे अपनी पवित्रता, सैनिटी बनाए रखने के लिए किसी झूठ की जरूरत थी। उसने स्टूडियो का दरवाजा जोर से बंद किया और इस बार उसे अंदर से कुंडी बोल्ट लगा दी। उसने कुंडी को 2 बार खींचकर चेक किया। ये लोहे की ठोस कुंडी थी। इसे बिना तो उसे नहीं खोला जा सकता था। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर गिर गया। उसने तय किया कि आज के लिए इतना काफी है। वो फाइल बंद कर देगा। जैसे ही उसने माउस को क्लोज बटन की तरफ बाया, कर्सर अपनी मर्जी से स्क्रीन के दूसरी तरफ भाग गया। वेदांत ने माउस को हिलाया, लेकिन कर्सर उसके नियंत्रण में नहीं था। कर्सर ने वॉल्यूम फेडर को पकड़ा और उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नहीं, बल्कि झटके से पूरा 100 सेंट तक। वेदांत घबराकर कीबोर्ड की तरफ लपका म्यूट बटन दबाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबा पाता, स्पीकर फट पड़े। आवाज इतनी तेज थी कि वेदांत को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग नहीं थी। ये एक फीडबैक लूप की तीखी सीटी थी, जो किसी जानवर की चीख में बदल रही थी। और उस असहनीय शोर के बीच वह मोगरे की गंध अब एकदम घूंटने वाले धुएं की तरह गाढ़ी हो गई थी। वेदांत ने कानों पर हाथ रख लिए और टेबल के नीचे छिपने के लिए झुका। तभी एक और आवाज आई। इस बार स्टूडियो के दरवाजे से नहीं, खट खट खट, एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं से। वेदांत ने मीम के नीचे से भयभीत नजरों से देखा। स्टूडियो के कोने में बनी एक छोटी सी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसकी दाईं तरफ वेंटिलेशन शार्ट का कवर पेंच ढीले होने की वजह से हिल रहा था और धीरे धीरे खुल रहा था। और सबसे भयानक, उसके सामने रखी कंप्यूटर स्क्रीन पर मीडिया फोल्डर की खिड़की विंडो अपने आप खुल गई थी। फाइलें अपने आप खुलने लगीं, लेकिन वे ऑडियो फाइलें नहीं थीं। वे उसके वेबकैम की पुरानी रिकॉर्डिंग थीं, जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हुआ। ये वीडियो इसी कमरे का था।
इसी कुर्सी का था, लेकिन इसमें वेदांत नहीं बैठा था। कुर्सी खाली थी और उस खाली कुर्सी के पीछे अंधेरे कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वीडियो में समय टाइम स्टैम्प अभी का था, 3:33 AM। वेदांत ने सांस रोक ली। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसी कोने की तरफ देखा जो स्क्रीन पर दिख रहा था। कोना खाली था, लेकिन जब उसने वापस स्क्रीन पर देखा तो वीडियो में वो परछाई अब कुर्सी के ठीक पीछे खाई थी और उसका एक हाथ वेदांत की यानी कुर्सी पर बैठे अदृश्य व्यक्ति की गर्दन की तरफ बह रहा था। तभी स्टूडियो के उस बंद दरवाजे की कुंडी, जिसे उसने अभी अभी चेक किया था, धीरे धीरे बिना किसी मानवीय हाथ के सरकने लगी। लोहे की चर्र आवाज उस खामोशी में किसी आरी की तरह चली। कुंडी खुली, हैंडल नीचे हुआ और दरवाजा एक बार फिर पूरी तरह से खुल गया। इस बार अंधेरा नहीं था। बाहर के लिविंग रूम की लाइट जिसे उसने जलाया था बुझ चुकी थी। वहां सिर्फ घुप अंधेरा था और उस अंधेरे के तल में फर्श पर गीले नंगे पैरों के निशान स्टूडियो की दहलीज थ्रेशहोल्ड की तरफ बह रहे थे। वे निशान पानी के नहीं थे, वे काले गाए तरल के थे। वेदांत की चीख गले में ही घुट गई जब उसने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर वेव फॉर्म अब हरी नहीं रही, वह लाल हो गई थी और वो वेव फॉर्म अब दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट चल रही थी। समय उल्टी दिशा में बह रहा था। स्पीकर से आने वाली आवाज अब शोर नहीं थी, वह एक स्पष्ट फुसफुसाहट थी जो अब कमरे के चारों कोनों से, दीवारों के अंदर से आ रही थी। तुमने सुना, अब तुम्हें सुनाना होगा। वेदांत अपनी एर्गोनॉमिक कुर्सी समेत पीछे की तरफ गिरा। पहिए फर्श पर घड़ घड़ करते हुए फिसले और उसकी पीठ पीछे की दीवार से जा टकराई। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला रेत के ढेर की तरह सूखा हुआ था। स्टूडियो के दरवाजे की दहलीज पर वो काले गीले पैरों के निशान रुके हुए थे। आगे कोई शरीर नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, बस हवा में एक भारीपन था, जैसे वहां वैक्यूम बन गया हो। वेदांत की छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। उसने अपने पास पड़ा भारी मेटल का पॉप फिल्टर उठाया और पूरी ताकत से उस अदृश्य आकृति की तरफ फेंका। फिल्टर हवा में तैरा और दरवाजे की चौखट के पास जाकर किसी अदृश्य मांसल चीज से टकराया, थप, जैसे गीली मिट्टी पर पत्थर मारा हो, और फिर वह जमीन पर गिर गया। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जिसे आंखें नहीं देख सकती थीं, लेकिन पदार्थ मैटर महसूस कर सकता था। वेदांत लल खजाते हुए उठा। उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में था और फाइट का विकल्प अब खत्म हो चुका था। वह दरवाजे की तरफ नहीं भागा क्योंकि दरवाजा उनका रास्ता था। उसने स्टूडियो की खिड़की की तरफ छलांग लगाई। ये 24वीं मंजिल थी। कूदना मौत थी, लेकिन इस कमरे में रुकना मौत से भी बदतर था। उसने खिड़की का भारी हैंडल खींचा। जाम। उसने पूरी ताकत लगा दी, अपनी नसों को फाड़ने की हद तक खिड़की टस से मस नहीं हुई। कांच के बाहर मुंबई की रोशनी टिमटिमा रही थी। गाजियां चल रही थीं, लोग जी रहे थे, लेकिन कांच के इस पार की दुनिया किसी और आयाम में कैद हो चुकी थी। उसने पास रखा एक भारी हार्ड ड्राइव उठाया और कांच पर दे मारा। थक। कांच नहीं टूटा, एक खरोंच तक नहीं आई। ये साधारण डबल ग्लेज्ड ग्लास नहीं था, यह अब एक अभेद्य दीवार बन चुका था। वेदांत ने हताशा में कांच पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। खोलो, कोई है, बचाओ, वह चिल्लाया। लेकिन स्टूडियो की साउंड प्रूफिंग इतनी बेहतरीन थी कि उसकी आवाज खुद उसी के कानों में लौटकर उसे छा रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई। इस बार किसी स्पीकर से नहीं, ये आवाज कीबोर्ड से आई। खट 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 खट। कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजियां अपने आप दब रही थी, तेजी से,
उन्मादी गति से, जैसे कोई अदृश्य टाइपिस्ट गुस्से में टाइप कर रहा हो। वेदांत धीरे से मुड़ा। स्क्रीन पर नोटपैड खुला हुआ था। उस पर एक ही शब्द बार बार टाइप हो रहा था, अनंत तक। सुनो, 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 सुनो। वेदांत ने अपना जोन निकाला। स्क्रीन पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं। उसने रोहन का नंबर डायल किया। नेटवर्क बार फुल थे, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। सिर्फ एक अजीब सी बीप सुनाई दे रही थी, 2 लंबी, एक छोटी। ये व्यस्त होने का संकेत नहीं था, ये मॉर्स कोड जैसा लग रहा था। उसने फिर ट्राई किया। इस बार वीडियो कॉल रिंग गई। 1 बार, 2 बार। कॉल उठ गई। स्क्रीन पर अंधेरा था। रोहन, रोहन भाई सुन रहा है, वेदांत चिल्लाया। उधर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक गीली लिसलिसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई खींचज में चल रहा हो। चप चप चप। फिर कैमरा हिला। एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, शायद स्ट्रीट लाइट जो खिड़की से आ रही थी। कैमरा फर्श पर रखा हुआ था, एंगल टेढ़ा था। सामने रोहन का बिस्तर दिख रहा था और बिस्तर के नीचे रोहन था, लेकिन वो वैसे नहीं था जैसा इंसान होना चाहिए। रोहन का शरीर किसी रबर की गुइयां की तरह मोड़ा हुआ था। उसका सिर उसके पैरों के बीच फंसा हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी एक असंभव कोण एंगल पर मुड़ी हुई थी। वो बिस्तर के नीचे की उस 6 इंच की जगह में घुसने की कोशिश कर रहा था। रोहन, वेदांत की चीख निकल गई। स्क्रीन पर रोहन का चेहरा घूमा। उसकी आंखें, वे वहां नहीं थीं। आंखों की जगह सिर से सेद पुतलियां थीं जो ऊपर की तरफ चई हुई थीं। उसके मुंह से झाग और खून का मिश्रण निकल रहा था। वह वेदांत को नहीं देख रहा था, वो किसी और चीज को देख रहा था जो उसके कमरे में थी। जगह बहुत कम है। रोहन की आवाज टूटी फूटी आ रही थी, जैसे उसका गला पत्थरों से भरा हो। वे आ गए। दरवाजे छोटे हैं। और फिर एक भयानक आवाज आई, कड़क। रोहन के शरीर ने एक झटका खाया। उसकी पेल्विक हड्डी, पेल्विक बोन के टूटने की आवाज जो उनके स्पीकर से भी इतनी साफ आई कि वेदांत को लगा वो उसके अपने कमरे में टूटी है। रोहन ने खुद को और सिकोहा और जबरदस्ती उस बिस्तर के नीचे के अंधेरे में खुद को धकेल दिया जहां इंसानी शरीर का जाना नामुमकिन था। उसका शरीर अंधेरे में विलीन हो गया। सिर्फ उसके पैर बाहर रह गए, जो कुछ पल तपे और फिर शांत हो गए। वीडियो फीड कट गया। वेदांत का उन हाथ से छूटकर गद्देदार फर्श पर गिर गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसका सबसे पुराना दोस्त अभी अभी उसकी आंखों के सामने खुद अपनी हड्डियों को तोड़कर कहाँ गया। तभी स्टूडियो की बत्तियां फड़फड़ाने लगी, फ्लिकर फ्लिकर, और हर फ्लिकर के साथ कमरे का नक्शा बदल रहा था। एक पल के लिए वेदांत को लगा कि वो अपने स्टूडियो में नहीं है, बल्कि उसी स्पीति के मठ में खसा है। दीवारों पर एकॉस्टिक फोम की जगह काले नम पत्थर थे। एसी की हवा में वही ससे हुए मांस की गंध थी। अगले ही पल वो वापस स्टूडियो में था। यह मतिभ्रम हालुसिनेशन नहीं था, यह अतिक्रमण इन्वेजन था। 2 वास्तविकताएं एक दूसरे में मिल रही थीं। अनन्या। वेदांत बुदबुदाया। अगर रोहन के साथ ये हुआ है तो अनन्या। उसने वेमिन पर पड़े फोन की तरफ हाथ बाया, लेकिन वेमिन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। इनकमिंग कॉल अनन्या। वेदांत ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसने कान पर नहीं लगाया, स्पीकर ऑन कर दिया। वो डर रहा था कि अगर उसने कान पर लगाया तो वो आवाज उसके दिमाग में घुस जाएगी। वेदांत। अनन्या की आवाज बहुत शांत थी, बहुत ही ज्यादा शांत। अनन्या, तुम कहाँ हो? घर से बाहर निकलो अभी, वेदांत चिल्लाया। मैं बाहर नहीं जा सकती वेदांत, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी,
जैसे वो किसी खाली हॉल में खई हो। मैंने मैंने सुन लिया। क्या सुन लिया? बकवास बंद करो और भागो। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, वेदांत अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उन्हें सुना। वे मेरे अंदर हैं। वे गा रहे हैं, मेरे पेट में, मेरी छाती में। अचानक अनन्या की आवाज बदल गई। वह खांसने लगी। खांसी सूखी नहीं थी, वह गीली कफ से भरी खांसी थी। खाओ खाओ हो। अनन्या, वे बाहर आना चाहते हैं, वे रो पजी। वेदांत, वे मेरी पसलियों को खटखटा रहे हैं, जैसे दरवाजा खटखटाते हैं। और फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने वेदांत की रूह को नंगा कर दिया। चर्रर। ये कपा फटने की आवाज नहीं थी, ये मांस फटने की आवाज थी। अनन्या की एक लंबी दर्दनाक चीख गूंजी, जो धीरे धीरे गलगलाहट गरगल में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही खून में डूब रही हो। फोन के स्पीकर से भी उस गीलेपन को महसूस किया जा सकता था। और उस गलगलाहट के बीच एक दूसरी आवाज उभर कर आई। अनन्या के गले से नहीं, बल्कि उसके फटे हुए शरीर के अंदर से। वही मंत्र, अत्र तिष्ठ द्वारम उद्घाटय। वेदांत ने ओन को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। ओन के टुक्के टुक्के हो गए, सिलिकॉन चिप्स और कांच बिखर गए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। मंत्र अब स्टूडियो के मॉनिटर्स से आ रहा था। कंप्यूटर बंद था, फिर भी मंत्र एसी के वेंट से आ रहा था। मंत्र उसकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच से आ रहा था। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर स्पीकर, हर वो चीज जिसमें डायाफ्राम था, वह उस शैतानी फ्रीक्वेंसी को प्रसारित ब्रॉडकास्ट कर रहा था। वेदांत ने अपने कान दबा लिए। वह फर्श पर रेंगते हुए लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। स्टूडियो अब सुरक्षित नहीं था, उसे भागना था। उसने कुंडी खोली और बाहर गिरा। लिविंग रूम बदल चुका था। फर्नीचर वही था, सोफा, टीवी, डाइनिंग टेबल, लेकिन उनका विन्यास, अरेंजमेंट गलत था। सोफा दीवार पर चिपका हुआ नहीं था, बल्कि कमरे के बीचों बीच उल्टा पड़ा था। टीवी स्क्रीन पर नो सिग्नल की झिलमिलाहट स्टैटिक थी, लेकिन वह झिलमिलाहट एक चेहरे का आकार ले रही थी। और सबसे भयानक बात, दीवारें सांस ले रही थीं। पेंट के नीचे, कंक्रीट के अंदर एक लयबद्ध धड़कन थी। धक धक धक। घर की दीवारें फैल रही थीं और सिकुड़ रही थीं। वेदांत ने खुद को खशा करने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी भी अब सामान्य नहीं था। उसे लगा जैसे फर्श ढलान बन गया हो, उसे किचन की तरफ फिसला रहा हो। किचन का नल अभी भी टपक रहा था। टप टप टप। वेदांत को प्यास लगी थी, एक आदिम जानवरों जैसी प्यास। डर ने उसके शरीर का सारा पानी सोख लिया था। वो न चाहते हुए भी किचन की तरफ खिंचा चला गया। उसने नल खोला, पानी नहीं आया। नल से एक गांजा काला तरल पदार्थ निकला। ये तेल जैसा था, लेकिन इसमें से खून की गंध आ रही थी। वो सिंक में गिरा और नाली ड्रेन में जाने के बजाय वो ऊपर की तरफ छछने लगा। वह तरल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए सिंक की दीवारों पर रेंग रहा था। वेदांत पीछे हटा। उसकी पीठ फ्रिज से टकराई। फ्रिज अंदर से बजा, धम धम धम, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने के लिए मुक्के मार रहा हो। वेदांत जानता था कि फ्रिज में सिर्फ पानी की बोतलें और कुछ सब्जियां हैं। कोई इंसान वहां फिट नहीं हो सकता। लेकिन ठोकने की आवाज भारी थी, किसी मांसल मुट्ठी की तरह। धम। फ्रिज का दरवाजा हल्का सा खुला। अंदर की पीली रोशनी बाहर आई। वेदांत ने अंदर नहीं देखा। वो नहीं देख सकता था। उसका दिमाग अब और ज्यादा दहशत बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था। वो मुख्य दरवाजे, मेन डोर की तरफ भागा। यही उसका एकमात्र रास्ता था 24वीं मंजिल से नीचे जाने का।
वह दरवाजे पर पहुंचा। उसने चाबी का गुच्छा निकाला। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि चाबी ताले के छेद में नहीं जा रही थी। शांत हो जा, शांत हो जा, वह खुद को बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। अंततः चाबी अंदर गई। उसने घुमाया, क्लिक, ताला खुला। वेदांत ने राहत की एक सांस ली। उसने हैंडल नीचे किया और दरवाजा खींचा। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कॉरिडोर नहीं था, बाहर लिफ्ट नहीं थी, बाहर पड़ोसी का घर नहीं था। दरवाजे के उस पार एक ईंट की दीवार थी, पुरानी काई जमी हुई काली पत्थरों की दीवार, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस मठ की दीवारें थीं। वेदांत ने उसे छू कर देखा। पत्थर ठंडे थे, बर्फ जैसे, और पत्थर गीले थे। उन्होंने उसे सील कर दिया था। उसका अपार्टमेंट अब मुंबई में नहीं था। यह अब एक अलग आयाम में तैर रहा था, एक ऐसी जगह जहां बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वेदांत हताशा में चीखा और उस दीवार पर मुक्के मारने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके पोर छिल गए, खून बहने लगा। उसने अपना माथा दीवार पर दे मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत पास से, उसके कान के ठीक पीछे से। तुम गलत दरवाजे खटखटा रहे हो वेदांत। वेदांत झटका खाकर पीछे मुड़ना। पीछे लिविंग रूम खाली था, लेकिन हॉलवे के अंत में बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और बाथरूम के आईने मिरर में कुछ दिख रहा था। बाथरूम की लाइट जल रही थी। वेदांत धीरे धीरे सम्मोहित सा उस तरफ बढ़ा। वह वॉश बेसिन के सामने खसा हुआ। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें लाल थीं, बालों में धूल थी। वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। आईने में उसके प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन ने भी हाथ ऊपर उठाए। वेदांत ने अपने गाल पर हाथ रखा, प्रतिबिंब ने भी रखा। सब कुछ सामान्य था। शायद यह सिर्फ उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने पानी से मुंह धोने के लिए नीचे सिर झुकाया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, लेकिन आईने में उसके प्रतिबिंब ने सिर नीचे नहीं झुकाया। प्रतिबिंब वहीं खसा रहा, सीधा, वेदांत को घूरता हुआ। वेदांत, जो असलियत में बेसिन पर झुका हुआ था, कि नजर जब शीशे पर पजी तो उसकी नसों में खून जम गया। उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। वो एक अच्छी मुस्कान नहीं थी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो कानों तक खींची हुई थी, चमही फटने की हद तक चौड़ी। उस प्रतिबिंब की आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ कालापन था। वेदांत दहशत से जम गया, फ्रीज। वो हिल नहीं सकता था। शीशे के अंदर के वेदांत ने अपना हाथ उठाया। असल वेदांत का हाथ सिंक पर रखा था। प्रतिबिंब ने अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, अपने होठों पर रखी। शश शश शश। और फिर प्रतिबिंब ने बोलना शुरू किया। आवाज शीशे के अंदर से नहीं, बल्कि वेदांत के दिमाग के अंदर से गूंजी। बाहर के दरवाजे बंद हैं मूर्ख। जो भी आना है वो अब तुम्हारे अंदर से आएगा। वेदांत ने महसूस किया कि उसकी नाक से खून बह रहा है। टप टप। सिंक के सफेद चीनी मिट्टी सिरामिक पर खून की लाल बूंदें गिरी। लेकिन यह साधारण नाक का खून नहीं था। खून के साथ कुछ और भी निकल रहा था, एक काला बाल जैसा रेशा स्ट्रैंड। उसने अपनी नाक को छुआ और उस रेशे को खींचा। वो लंबा होता गया। वो बाल नहीं था, वो एक पतला काला धागा था, या शायद एक किया। वो उसे खींचता गया, खींचता गया, लेकिन उसका कोई अंत नहीं था। उसे महसूस हुआ कि वो धागा उसके दिमाग, ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ है, और जैसे जैसे वो उसे खींच रहा था, उसके कानों में बज रहा मंत्र तेज होता जा रहा था। अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। घोप अंधेरा।
सिर्फ एक आवाज रह गई, उसकी अपनी धड़कन, और एक दूसरी धड़कन जो उसके ठीक पीछे उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रही थी। वेदांत ने धीरे से अपना हाथ पीछे बनाया और उसकी उंगलियां किसी के चेहरे से टकराईं। एक ठंडा गीला चेहरा जिसकी बनावट बिल्कुल वेदांत जैसी थी। उस ठंडे गीले चेहरे को छूते ही वेदांत की उंगलियों में एक ऐसा करंट दौड़ा जिसने उसके पूरे तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। यह करंट बिजली का नहीं था, यह शुद्ध आसुत भय, डिस्टिल्ड फियर था। उसने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, जैसे किसी ने उसे जलते हुए तवे पर रख दिया हो। वह लौ खाकर पीछे हटा और वॉश बेसिन से टकराया। खनक, सिरेमिक बेसिन उसके कूल्हे की हड्डी से टकराया, लेकिन उस दर्द का उसे कोई एहसास नहीं हुआ। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी नाक की नोक भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी दूसरी इंद्रियां, सेंसेस अब जानवरों की तरह तेज हो चुकी थी। उसे वो आवाज सुनाई दे रही थी, उसके ठीक सामने जहां वो प्रतिबिंब खसा था। गीली चिपचिपी आवाज, जैसे कोई गीला मांस चबा रहा हो। चप चप चप। और उसके साथ एक भारी घरघराती हुई सांस की आवाज आ रही थी, जो किसी इंसान के फेफड़ों से नहीं बल्कि किसी फटे हुए गले से निकल रही थी। वेदांत ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल उसकी पसलियों को हथौड़े की तरह पीट रहा था। वो जानता था कि अगर उसने सांस छोड़ी तो अंधेरे में खई वो चीज जान जाएगी कि वो कहाँ है। लेकिन यह एक बेकार कोशिश थी। वह चीज उसे देख नहीं रही थी, वो उसे सूंघ रही थी। हवा में तांबे, कॉपर की गंध, खून की गंध और कस्तूरी मस की एक तीखी बदबू फैल गई थी। वेदांत ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने पैर पीछे सरकाए। उसका नंगा पैर बाथरूम की ठंडी टाइलों पर पारा। 1 इंच, 2 इंच वह दरवाजे की चौखट, डोर फ्रेम को टटोल रहा था। उसे बाहर निकलना था, उसे रोशनी चाहिए थी। अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई, वेदांत। ये उसकी माँ की आवाज थी, वही ममतामयी, दुलार भरी आवाज जो 10 साल पहले कैंसर से मर चुकी थी। बेटा, लाइट क्यों बंद है? गिर जाओगे। वेदांत की आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसका तार्किक दिमाग सुन्न पड़ गया। वह उस आवाज की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे याद आया उसकी माँ मराठी बोलती थी। यह आवाज शुद्ध हिंदी बोल रही थी, बिना किसी लहजे के। एकदम सही मशीनी हिंदी। यह निशी डाक था। बंगाल और पहाड़ों की लोक कथाओं का वह पिशाच जो रात में अपनों की आवाज में पुकारता है। 1 बार पुकारता है, 2 बार पुकारता है। अगर तुमने तीसरी बार जवाब दिया तो वह तुम्हारी आत्मा को शरीर से खींच निकालता है। नहीं, वेदांत ने अपने दांत भींच लिए। तुम मेरी मां नहीं हो। अंधेरे में एक हंसी गूंजी, सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी। होशियार हो। लेकिन कब तक? उसी पल वेदांत को महसूस हुआ कि बाथरूम की दीवारें सिकुड़ रही हैं, जगह कम हो रही थी। उसने एक छलांग लगाई और कॉरिडोर में कूद गया। वो अंधाधुंध भागा। उसका पैर किसी चीज से टकराया, शायद कोई फूलदान, और वो अंधे मुंह फर्श पर गिरा। लेकिन वो रुका नहीं। वो कोहनियों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ा। उसे अपने स्टूडियो तक पहुंचना था। वहां उसकी इमरजेंसी फ्लैशलाइट थी। वहां उसके पास आग जलाने के लिए लाइटर था। आग, शायद आग ही इन परछाइयों को दूर कर सकती थी। वो रेंगते हुए लिविंग रूम को पार कर रहा था। फर्श जो पहले लकड़ी का था अब बदल चुका था। अब उसके हाथों के नीचे खुरदरी बजरी ग्रावल थी, वही बजरी जो स्पीति घाटी के उस मठ के रास्ते में थी। मुंबई के अपार्टमेंट का फर्श गायब हो चुका था। वो अब एक पहाड़ी रास्ते पर रेंग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर दीवारें अभी भी अपार्टमेंट की थीं। यह एक भयानक दुःस्वप्न था, जहां स्थान और समय, स्पेस एंड टाइम का कोई मतलब नहीं रह गया था। जैसे तैसे वो स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था जैसा वो छू कर गया था।
अंदर से एक मध्यम लाल रंग की रोशनी आ रही थी। यह रोशनी किसी बल्ब की नहीं थी। यह स्टूडियो के सारे उपकरणों, कंप्यूटर, प्री एम्प्स, इंटरफेस के स्टैंड बाय लाइट्स की सामूहिक चमक थी। वे सब एक साथ एक ही लय में ढक रहे थे, पल्सेटिंग, धप धप धप, जैसे पूरा कमरा एक विशाल दिल बन गया हो। वेदांत अंदर दाखिल हुआ और सीधे उस दराज की तरफ लपका जहां वो अपना लाइटर और कटर रखता था। उसने दराज खींचा। दराज खाली था। नहीं, खाली नहीं था। वो काले गाय तरल से भरा हुआ था और उस तरल के अंदर तैरते हुए दर्जनों इंसानी दांत थे। वेदांत ने घृणा से हाथ पीछे खींचा। क्या चाहिए तुम्हें? वो अंधेरे में चिल्लाया। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड की थी। जवाब में कमरे के चारों कोने गूंज उठे। इस बार आवाज बाहर से नहीं, बल्कि दीवारों के अकूस्टिक फोम के अंदर से आ रही थी। फोम के वो पिरामिड आकार के स्पंज हिल रहे थे, जैसे उनके नीचे किए कुलबुला रहे हों। आवाज सिर्फ हवा का कंपन नहीं है वेदांत। वो आवाज एक साथ कई लोगों की थी। रोहन की, अनन्या की, लामा की और खुद वेदांत की। आवाज एक चाबी है और तुम ताला हो। अचानक स्टूडियो के बीचों बीच रखी उसकी रिवॉल्विंग कुर्सी चेयर धीरे धीरे घूमी। उस पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन सीट का कुशन कुशन ऐसे दबा हुआ था जैसे उस पर किसी भारी व्यक्ति का वजन हो। कुर्सी वेदांत की तरफ मुई और रुक गई। उस खाली कुर्सी से एक अदृश्य शक्ति का विस्फोट ब्लास्ट हुआ। वेदांत हवा में उड़ गया और पीछे की दीवार पर लगे डिफ्यूअर पैनल से जा टकराया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक तीखा दर्द उठा। वह नीचे गिरा कराहते हुए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर हाथी का पैर रख दिया हो। वो हिल नहीं पा रहा था। स्लीप पैरालिसिस जैसा, लेकिन वो जाग रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न पा गए थे। सिरिज, उसकी आंखें और कान काम कर रहे थे। और फिर उसने उसे देखा। लाल बत्तियों की उस मध्यम रोशनी में कमरे के कोने से परछाइयां अलग होने लगीं। वे परछाइयां धुएं की तरह गाढ़ी हो गईं और एक आकृति बनाने लगीं। यह कोई इंसानी आकृति नहीं थी। यह एक विकृत ढांचा था। हाथ बहुत लंबे थे, घुटनों से नीचे लटकते हुए। पैर उल्टे मुए हुए थे। बैकवर्ड फीट, चुएल या पिशाच का सबसे प्राचीन लक्षण। लेकिन उसका चेहरा वही था जो उसने मठ की दीवार पर खुदा हुआ देखा था। बड़ा सा खुला हुआ मुंह, आंखें नहीं, सिरस अंधेरे गड्ढे। वह छाया आकृति, शैडो एंटिटी धीरे धीरे वेदांत की तरफ बढ़ी। उसके चलने से कोई आवाज नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वेदांत के कानों में एक असहनीय सीटी, हाई पिच्ड रिंगिंग बजने लगी। 15 किलोहर्ट्ज, 16 किलोहर्ट्ज, 17 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी। वेदांत को लगा उसका दिमाग उबलने लगा है। उसकी नाक से, कानों से, यहां तक कि आंखों के कोरों से खून रिसने लगा। वह आकृति उसके बिल्कुल ऊपर आकर खांजी हो गई। वो झुक गई। उसका चेहरा वेदांत के चेहरे से इंच भर की दूरी पर था। वहां कोई सांस नहीं थी। सिर्फ एक भयानक ठंडक थी जो वेदांत की हड्डियों को जमा रही थी। उस आकृति ने अपना हाथ, जो धुएं और अंधेरे से बना था, वेदांत की छाती पर रखा। उसका हाथ ठोस था, भारी था, और फिर वह हाथ वेदांत की छाती के अंदर धंसने लगा। त्वचा नहीं फटी, खून नहीं निकला। वह हाथ किसी भूतिया तरीके से उसकी पसलियों को पार करता हुआ सीधे उसके फेफड़ों तक पहुंच गया। वेदांत दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला काम नहीं कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो ठंडी उंगलियां उसके फेफड़ों को टटोल रही हैं, जैसे कोई खरीदार बाजार में सामान परख रहा हो। कमोर,
आकृति ने फुसफुसाया, ये पात्र वेसल कमोर है। उसने हाथ बाहर खींचा। वेदांत ने एक लंबी हिचकी भरी सांस ली, लेकिन यातना अभी खत्म नहीं हुई थी। वो आकृति अब उसके गले की तरफ बढ़ी। उसने अपनी लंबी काली उंगली वेदांत के कंठ थ्रोट पर रखी, ठीक एडम्स एप्पल के ऊपर विशुद्ध चक्र। आकृति ने कहा, सत्य का द्वार, आवाम का द्वार। उस उंगली से एक जलन पैदा हुई, जैसे किसी ने वहां तेहाब डाल दिया हो। वेदांत का शरीर ऐंठने लगा। वो लंग रहा था, अपने दिमाग की हर नबी से अपने हाथ को उठाने का आदेश दे रहा था, लेकिन उसका शरीर विद्रोह कर चुका था। वो अब उसका स्वामी नहीं था। तुम्हें गाना होगा, आकृति ने आदेश दिया। वेदांत के दिमाग में एक विस्फोट हुआ। यादें जो उसकी नहीं थी, उसे बर्फीले पहाड़ दिखाई दिए। उसे हजारों साल पहले का एक अनुष्ठान दिखाई दिया। भिक्षु जिनकी जीभ काट दी गई थी ताकि वे दुनियावी बातें न कर सके, सिर्फ उस मंत्र का उच्चारण कर सके। वे गा रहे थे, खून की नदियां बह रही थीं, और वे एक दरवाजे को खुला रखने के लिए अपनी जान दे रहे थे। लेकिन अब कलयुग में कोई रक्षक नहीं था, सिर्फ अज्ञानता थी। और वेदांत ने अपनी अज्ञानता में उस दरवाजे को खोल दिया था जिसे बंद रखने के लिए सभ्यताओं ने अपना बलिदान दिया था। गाओ आवा अब उसके दिमाग में गरज रही थी। वेदांत का मुंह अपने आप खुलने लगा। उसके जब्भे की मांसपेशियां, जॉ मसल्स चरमरा गईं, दर्द के मारे चटकने लगीं, लेकिन वे खींचती गईं। उसका मुंह अपनी क्षमता से ज्यादा खुल गया, और फिर उसके गले से एक आवाज निकली। यह उसकी आवाज नहीं थी, यह एक घर घर आती हुई गहरी और प्राचीन आवाज थी। ओम ह्रीं। वेदांत रो रहा था। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह यह नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने यह पूरा मंत्र गा दिया तो जो कुछ भी उस दरवाजे के पीछे है, निशी डाक असुर या खुद शून्य वॉइड, वह इस दुनिया में आ जाएगा। मुंबई भस्म हो जाएगी। लेकिन उसके वोकल कॉर्ड्स कंपन कर रहे थे। वे किसी वाद्य यंत्र की तारों की तरह बज रहे थे जिन्हें कोई और बजा रहा था। द्वारम, उद्घाटय शब्द उसके गले से बाहर निकल रहे थे जैसे उल्टी आती है। वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। स्टूडियो की दीवारें कांपने लगी। सीलिंग में दरारें पड़ने लगी। ऊपर से धूल और प्लास्टर गिरने लगा। मॉनिटर्स के कांच फट गए। तीसरी पंक्ति वर्स आ रही थी। अंतिम पंक्ति, रक्तम पिबत्ति, जगत दुनिया का खून पियो। वेदांत का हाथ, उसका अपना बायां हाथ, अचानक हिला। ये उस आकृति के नियंत्रण में नहीं था, या शायद दर्द ने उसे एक पल के लिए आजाद कर दिया था। उसकी उंगलियां फर्श को टटोलने लगीं। वहां कुछ नहीं था। नहीं, कुछ था। उसका बॉक्स कटर, पेपर कटर, जो शायद टेबल से गिर गया था जब वो हवा में ऊना था। उसकी उंगलियों ने ठंडे प्लास्टिक को महसूस किया। उसने उसे मुट्ठी में भींच लिया। अंगूठे ने स्लाइडर को ऊपर धकेला। क्लिक क्लिक क्लिक, ब्लेड बाहर आ गया। जंग लगा हुआ लेकिन धारदार। वेदांत की नजरें उस काली आकृति पर जमी हुई थीं जो उसके ऊपर मंडरा रही थी, और उत्साह से कांप रही थी क्योंकि अंतिम श्लोक आने वाला था। वेदांत का जबड़ा इतना खुल चुका था कि उसे लगा अब टूट जाएगा। उसके फेफड़े हवा से भर गए अंतिम मंत्र के उच्चारण के लिए। सर्वम नश्य, सब कुछ नष्ट हो जाए। वेदांत ने अपनी पूरी बची हुई इच्छा शक्ति, विल पावर को इकट्ठा किया। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। उसने कट्टर को उस आकृति की तरफ नहीं चलाया। वह जानता था कि धुएं को काटा नहीं जा सकता। उसने अपने कांपते हुए हाथ को ऊपर उठाया और ब्लेड की नोक को अपनी ही गर्दन की तरफ मोम दिया, ठीक वहां जहां से वो आवाज आ रही थी।
उसके वोकल कॉर्ड्स, उसका साउंड बॉक्स। आकृति समझ गई कि वह क्या करने वाला है। वह चीखी, एक ऐसी चीख जो कांच को भी पाउडर बना सकती थी। नहीं, उसने वेदांत का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, खामोशी, पूर्ण अखंड खामोशी। उसने ब्लेड को अपनी गर्दन की मांसल त्वचा में धंसा दिया। गर्म खून का एक फव्वारा फूटा। दर्द नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी राहत थी। जैसे ही स्टील ने मांस को काटा, वह शैतानी आवाज खा गई। सुर टूट गया। सर्वम ना ना घ। मंत्र बीच में ही अटक गया। वेदांत ने ब्लेड को और गहरा धंसाया और एक झटके में दाईं तरफ खींच दिया। हवा की नली विंड पाइप कटी। आवाज की नली वॉइस बॉक्स कटी। कमरे में गूंजता हुआ वो शोर अचानक एक गीली बुदबुदाती हुई खामोशी में बदल गया। शश शश। वेदांत के मुंह से अब शब्द नहीं, सिर्फ खून और हवा के बुलबुले निकल रहे थे। वह काली आकृति उसके ऊपर तपने लगी। उसका माध्यम मीडियम टूट चुका था। उसका वाद्य यंत्र नष्ट हो चुका था। वो चीख रही थी, लेकिन अब उसकी चीख कमजोर थी, दूर जाती हुई लग रही थी। वेदांत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने फर्श पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी। कट्टर हाथ से गिर गया। उसके चारों ओर की लाल रोशनी बुझने लगी। स्टूडियो की दीवारें जो अभी तक धयक रही थीं, अब शांत और स्थिर हो गई थीं। क्या वो जीत गया, या ये सिर्फ अंत की शुरुआत थी? खून उसके गले से बहकर फर्श पर फैल रहा था, एक नक्शा बना रहा था, शायद उस दुनिया का नक्शा जहां वो अब जाने वाला था। 3:33। घाई के लाल अंक अंधेरे में आखिरी चीज थे जो उसने देखे। फिर सब कुछ शांत हो गया। न कोई मंत्र, न कोई आवाज, सिर्फ एक अनंत सन्नाटा। सफेद, सब कुछ बिल्कुल सफेद था और खामोश। वेदांत की चेतना, कॉन्शियसनेस, किसी गहरे काले समुद्र से धीरे धीरे सतह पर आ रही थी। सबसे पहले उसे गंध का एहसास हुआ, फिनाइल स्पिरिट और स्टार्च लगी हुई चादरों की तीखी गंध। फिर उसे अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस हुई। एसी की हवा चल रही थी, लेकिन यह हवा वैसी नहीं थी जैसी उसके स्टूडियो में थी। इसमें सड़े हुए मोगरे की गंध नहीं थी। ये हवा स्टरलाइज्ड थी, मृत थी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। पलकें भारी थीं, जैसे उन पर वजन रखा हो। जब आंखें खुलीं तो सामने की ट्यूबलाइट की चमक ने उसकी रेटिना को चुंधिया दिया। उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ बंधा हुआ था। चमड़े के पट्टे, लेदर स्ट्रैप्स, वो बिस्तर से बंधा हुआ था। वह चीखना चाहता था। ये एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया थी। वह पूछना चाहता था कि वह कहाँ है, रोहन कैसा है, अनन्या कहाँ है। उसने अपने गले की मांसपेशियों को सिकोहा, हवा का दबाव बनाया और कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई गड़गड़ाहट नहीं, यहां तक कि हवा निकलने की फूंक भी नहीं। सिर्फ एक तीखा जलन भरा दर्द उसकी गर्दन के आर पार दौड़ गया, जैसे किसी ने वहां गर्म तार लपेट दिया हो। उसका हाथ जो बंधा हुआ था अपनी गर्दन की तरफ तत्पा, लेकिन पट्टों ने उसे रोक लिया। उसने अपनी गर्दन को महसूस करने की कोशिश की। वहां एक मोटी पट्टी बैंडेज बंधी हुई थी और पट्टी के बीच में एक प्लास्टिक की नली ट्यूब थी। ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी। उसका वॉइस बॉक्स जा चुका था। उसने खुद उसे काट दिया था। तभी उसके दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ विजन में एक चेहरा आया, एक डॉक्टर। चेहरे पर मास्क, आंखों में थकान और थोड़ी सी दया। डॉक्टर के होंठ हिल रहे थे। वेदांत उसे देख रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या डॉक्टर फुसफुसा रहा था? डॉक्टर ने फिर कुछ कहा। उसने अपने हाथों से इशारे किए।
उसने वेदांत के कान के पास ताली बजाई। वेदांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सन्नाटा, पूर्ण अखंड सन्नाटा। उस विस्फोट ने, उस आखिरी फ्रीक्वेंसी ने, या शायद उसके अपने पागलपन ने उसके कान के पर्दों या ड्रम्स को हमेशा के लिए फाम दिया था। वो अब अपनी बनाई हुई उस दुनिया में कैद था जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। एब्सोल्यूट साइलेंस इज एब्सोल्यूट साइलेंस। लेकिन यह वरदान नहीं था, यह सजा थी। अगले कुछ हफ्ते धुंधले थे। पुलिस आती थी। इंस्पेक्टर शिंदे, एक भारी भरकम आदमी जिसकी मूंछें शायद रौबदार रही होंगी, लेकिन वेदांत को सिर्फ उसके हिलते हुए होंठ और गुस्से से लाल होता चेहरा दिखाई देता था। वे उसके सामने तस्वीरें रखते थे। तस्वीर नंबर 1, रोहन का बेडरूम। बिस्तर के नीचे से निकाला गया एक मांस का लौथा। हड्डियां इतनी बुरी तरह टूटी थीं कि फॉरेंसिक वाले यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी हड्डी कहाँ होनी चाहिए। तस्वीर नंबर 2, अनन्या का हॉस्टल रूम। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, बिल्कुल सही सलामत दिख रही थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्होंने वेदांत के सामने पटकी थी के पन्ने चीख रहे थे। उसके अंदरूनी अंग, दिल, फेफड़े, लीवर सब लिक्विफाइड हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें ब्लेंडर में डालकर चला दिया हो। बाहर से एक खरोंच नहीं, अंदर सब पानी। सोनिक वेपन। तस्वीर नंबर 3, वेदांत का स्टूडियो। कंप्यूटर स्क्रीन, फटी हुई स्पीकर, जले हुए और फर्श पर खून का तालाब जिसमें वेदांत बेहोश पड़ा था, हाथ में कटर लिए। पुलिस की थ्योरी सरल थी। वेदांत पागल हो गया था। साइकोटिक ब्रेक। उसने किसी तरह का इंफ्रासाउंड हथियार बनाया था, या शायद कोई जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था और फिर आत्मग्लानि में अपनी जान लेने की कोशिश की। वेदांत ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। वह कैसे समझाता, उसके पास जुबान नहीं थी। और अगर होती भी तो क्या वे उस अदृश्य देवता पर विश्वास करते जो फ्रीक्वेंसी में रहता है। उसने लिखना भी छोड़ दिया था। उसके हाथ कांपते रहते थे। जब भी वह कलम पकानता, उसकी उंगलियां अपने आप वही शब्द बनाने लगती थीं, अत्र तिष्ठ। इसलिए उसने अपने हाथ बांध लिए। उसने खुद को एक मूर्ति बना लिया। अदालत ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त, क्रिमिनली इंसेन घोषित कर दिया। उसे जेल नहीं भेजा गया। उसे मानव सेवा मनोरोग संस्थान, मानव सेवा साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट के हाई सिक्योरिटी वार्ड में भेज दिया गया। एक ऐसी जगह जहां समाज अपने उन भूतों को दफनाता है जिन्हें वो समझना नहीं चाहता। वक्त बीतता गया। महीने, साल। वेदांत के लिए समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। समय आवाज से मापा जाता है। घाई की टिक टिक, सुबह की आरती, शाम की आरती, ट्रैफिक का शोर। जब आवाज नहीं होती तो समय रुक जाता है। वो एक अनंत, अब इटर्नल नाव में जी रहा था। उसका कमरा सेल नंबर 333। एक क्रूर संयोग, या शायद नर्सों का भद्दा मार्ग, पूरी तरह से सफेद था। दीवारें गद्देदार, पैडेड थीं ताकि वो अपना सिर फो न सके। कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक रोशनदान था जिससे दिन और रात का हल्का सा पता चलता था। दरवाजे की जगह एक भारी मखमली पर्दा कर्टन था जो वेलक्रो से चिपका रहता था। लोहे के दरवाजे खतरनाक होते हैं। पागल मरीज उनसे टकराकर जान दे सकते हैं, इसलिए सिर्फ पर्दा। वेदांत दिन भर अपने बिस्तर के कोने में बैठा रहता, घुटनों को छाती से लगाए। वो बहरा था, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। यही सबसे बड़ी विडंबना थी। बाहर की दुनिया खामोश थी, लेकिन अंदर एक शोर था। टिनिटस। आमतौर पर बहरे लोगों को एक सीटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वेदांत को सीटी नहीं सुनाई देती थी। उसे वही मंत्र सुनाई देता था, धीमा, बहुत धीमा, जैसे कोई बहुत दूर किसी गुफा में बैठकर गुनगुना रहा हो। ओम ह्रीं द्वारम। ये
आवाज कानों से नहीं आ रही थी। ये उसके ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जल रही थी। वो इस आवाज़ों को बंद नहीं कर सकता था। वो कान बंद नहीं कर सकता था क्योंकि कान तो पहले ही खराब हो चुके थे। वो चिल्लाकर इसे दबा नहीं सकता था क्योंकि उसका गला नहीं था। वो उस आवाज़ का एक पैसिव लिसनर बनकर रह गया था। एक ऐसा रेडियो जो बंद नहीं हो सकता और जिस पर सिर्फ एक ही स्टेशन आता है। अस्पताल के डॉक्टर उसे मॉडल पेशेंट मानते थे। वो कभी उपद्रव नहीं करता था। वो कभी भागने की कोशिश नहीं करता था। वो बस बैठा रहता और दीवार को घूरता रहता। वे कहते थे कि वो शांत हो गया है। वे उसकी दवाइयां कम कर रहे थे। उन्हें लगा कि दवा काम कर रही है। वे कितने गलत थे। वेदांत दीवार को नहीं घूरता था। वो दीवार के टेक्सचर को पढ़ता था। गद्देदार दीवार के कृत्रिम चमड़े, लेदर में जो सूक्ष्म दरारें थीं, वह उन्हें देखता था और उन दरारों में उसे आकृतियां बनती हुई दिखाई देती थीं। कभी कभी उसे लगता कि दीवार सांस ले रही है, फूलती, पिचकती, फूलती, पिचकती। वो अपनी नब्ज जांचता। उसकी नब्ज सामान्य होती थी, लेकिन दीवार की धड़कन तेज होती थी। आज की रात अलग थी। वेदांत को पता नहीं था कि तारीख क्या है, लेकिन उसे हवा में एक बदलाव महसूस हो रहा था। उसके सेल का तापमान गिर गया था। इतना नहीं कि उसकी सांसों से भाप निकले, वैसे भी अब वो गले के छेद से सांस लेता था, लेकिन इतना कि उसकी त्वचा पर रोंगटे खजे हो जाएं। रोशनदान से आने वाली चांदनी मूनलाइट आज बहुत फीकी थी, जैसे चांद बीमार हो। वेदांत अपनी खाट पर लेटा हुआ था, छत को घूरते हुए। अचानक उसके अंदर का टिनिटस बदल गया। मंत्र का स्वर ऊंचा हो गया, लेयर्ड हो गया। अब एक आवाज नहीं थी, अब वही हजारों आवाजें थीं जो उस रात स्टूडियो में थीं। वेदांत उठकर बैठ गया। उसने अपने गले पर हाथ रखा। प्लास्टिक की नली ठंडी थी। उसने एक सूखी बेआवा खांसी की। उसके सामने दरवाजे की जगह लगा वो भारी मखमली पर्दा हिला। यहां हवा नहीं चलती। ये एक सीलबंद वार्ड है। वेंटिलेशन सेंट्रलाइज्ड है और बहुत धीमा है। पर्दा इतना भारी है कि उसे हिलाने के लिए तेज आंधी की जरूरत होती है। लेकिन पर्दा हिला। सिर्फ हिला नहीं, वह ऊपर उठा, जैसे किसी ने उसे नीचे से पकड़कर उठाया हो। वेदांत की आंखों में वह पुराना परिचित डर लौट आया। वह डर जो पिछले कुछ महीनों की एकरसता मोनोटनी में दब गया था। वह जानता था कि समय क्या हुआ होगा। उसे घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी। ब्रह्मांड के इस सबसे अशुभ घड़ी का कांटा फिर से उसी जगह आ गया था। 3:33। पर्दा पूरा ऊपर उठ गया और वहीं हवा में लटका रहा गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धता बताते हुए और उस खुले हुए द्वार डोरवे में वह खजा था। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ अंधेरा। एक मानव के आकार का अंधेरा, ह्यूमन शेप्ड वॉइड। ये पुलिस नहीं थी, ये डॉक्टर नहीं था, ये वह था। वेदांत पीछे खिसका। उसकी पीठ गद्देदार दीवार से जा टकराई। वह भाग नहीं सकता था। यह सेल ही उसकी दुनिया थी और अब इस दुनिया में कोई और भी आ गया था। छाया आकृति धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो फर्श से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। वो वेदांत के पास आई और उसके बिस्तर के किनारे बैठ गई। गद्दा नहीं दबा। वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह सच नहीं है, यह हेलुसिनेशन है, दवाइयों का असर है। लेकिन तभी उसने महसूस किया, एक ठंडी उंगली उसके माथे पर रखी गई। वेदांत ने झटके से आंखें खोली। आकृति उसके बिल्कुल सामने थी और पहली बार वेदांत को उस आकृति का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह चेहरा किसी राक्षस का नहीं था। वह चेहरा
वेदांत का अपना था, लेकिन वो वेदांत वो नहीं था जो अभी डरा हुआ बैठा था। ये वो वेदांत था जो दर्पण में मुस्कुरा रहा था, जिसकी आंखें काली थीं, जिसके गले पर कोई पट्टी नहीं थी। उस छाया वेदांत ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को हिलाया। वेदांत बहरा था, लेकिन इस बार उसे आवाज सुनाई दी, कानों से नहीं, सीधे दिमाग के केंद्र, सेंटर ऑफ द ब्रेन से। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे 8D ऑडियो। तुमने सोचा कि तुम आवा को मार दोगे तो हम मर जाएंगे? छाया ने पूछा। उसकी आवाज में एक मीठा जहरीला व्यंग्य था। वेदांत ने ना में सिर हिलाया। उसका शरीर कांप रहा था। आवाज सिर्फ एक माध्यम है, वेदांत छाया ने समझाया, जैसे किसी बच्चे को पढ़ा रही हो। असली दरवाजा तो विचार, थॉट है। जब तक तुम सोच सकते हो, हम आ सकते हैं। वेदांत रोना चाहता था। वो चीखना चाहता था कि उसे छू दिया जाए। उसने अपना गला काट लिया था। उसने अपनी सुनने की शक्ति दे दी थी। उसने सब कुछ त्याग दिया था। क्या ये काफी नहीं था? छाया उसके और करीब झुक गई। बलिदान। छाया ने उसके मन को पार लिया। हाँ, तुम्हारा बलिदान सराहनीय था। तुमने अपना आउटपुट बंद कर दिया। तुम अब बोल नहीं सकते, तुम अब गा नहीं सकते। तुमने हमें दुनिया में फैलने से रोक दिया। छाया का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुमने इनपुट बंद नहीं किया। तुम्हारा दिमाग अभी भी खुला है। और अब चूंकि तुम बाहर किसी से बात नहीं कर सकते, तुम सिर्फ हमसे बात करोगे। वेदांत को समझ में आ गया, और उस समझ के साथ जो दहशत आई वो मौत से भी बदतर थी। वो अब एक बंद लूप, क्लोज्ड लूप था। वो उस स्टूडियो की तरह था जिसे बाहर से सील कर दिया गया हो, लेकिन अंदर स्पीकर फुल वॉल्यूम पर बज रहे हों। वो अब कंटेनर था। वे उसे मारेंगे नहीं, वे उसे जिंदा रखेंगे, सालों तक, दशकों तक, ताकि वे उसके दिमाग के अंदर रह सकें, उसके विचारों को खा सकें। वे उनका घर बन गया था। छाया ने अपना हाथ उठाया और वेदांत की गर्दन पर लगी पट्टी को धीरे से सहलाया। चिंता मत करो, छाया ने फुसफुसाया। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे गीत हैं, और अब हमारे पास सारा समय है। छाया खजी हुई। वो वापस पर्दे की तरफ गई। जाते जाते वो रुकी और मुई। और हाँ, स्पीति में जो तुमने सुना था वो सिर्फ पहला श्लोक था। पूरी किताब तो अभी बाकी है। छाया पर्दे के उस पार अंधेरे में विलीन हो गई। पर्दा नीचे गिर गया। वेदांत अकेला रह गया, सफेद कमरे में, सफेद सन्नाटे में। लेकिन अब सन्नाटा नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। ढोल, नगाड़े, घंटियां और हजारों भिक्षुओं का विलाप। ये पहले से कहीं ज्यादा तेज था। इतना तेज कि उसे लगा उसका सिर फट जाएगा। वो अपने कानों पर हाथ रखकर फर्श पर लौटने लगा। वो अपना सिर गद्देदार दीवारों पर मारने लगा। धप धप धप, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो उसके अंदर थी। उसने अपना मुंह खोला, एक मूक चीख, साइलेंट स्क्रीम में। उसकी गर्दन की नली से सिर्फ हवा की सरसराहट निकली। कोई नहीं सुन सकता था, न डॉक्टर, न नर्स, न भगवान। वो अपनी ही खोपाकी के अंदर बने नरक में कैद हो चुका था। और फिर उसने हार मान ली। वह फर्श पर लेट गया, घुटनों को मोड़ लिया। उसने अपनी आंखों को सफेद दीवार पर टिका दिया। धीरे धीरे, अनजाने में ही उसके दिमाग ने उस लय रिदम को पकड़ लिया जो उसके अंदर बज रही थी। उसका शरीर उस लय के साथ हिलने लगा, आगे पीछे, आगे पीछे। और उसके मन में बिना होठों को हिलाए वो उस गीत को दोहराने लगा, क्योंकि अब दर्द को रोकने का यही एक तरीका था। गीत बन जाओ। गलियारे में गश्त लगा रहे नाइट गार्ड ने सेल 333 के दरवाजे पर्दे के पास से गुजरते हुए अंदर झांका। उसने देखा कि मरीज फर्श पर लेटा हुआ है। वह शांत दिख रहा था। गार्ड ने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली।
मरीज दीवार की तरफ मुंह करके लेटा था। गार्ड ने ध्यान से देखा। मरीज की छाया शैडो दीवार पर पार रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। मरीज स्थिर था, वह हिल नहीं रहा था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई परछाई हिल रही थी। परछाई का मुंह खुल रहा था और बंद हो रहा था, जैसे वो जोर जोर से कुछ गा रही हो। गार्ड ने अपनी आंखों को मला। नींद आ रही है मुझे, उसने खुद से कहा। कल छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसने पर्दा ठीक किया और आगे भाग गया। पीछे सेल 333 के अंदर 3:33 पर खामोशी का संगीत अपने चरम पर था। एक ऐसी धुन जो कभी खत्म नहीं होगी।